नमस्कार। अपने हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग उपसर्ग सीरीज़ के वीडियोस में आज एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। वो है हिंदी के उपसर्ग। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा कि उपसर्ग क्या होते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग से किस प्रकार के शब्द बनते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों की संख्या बच्चों मैंने बताई थी कि हमारे भाषा में हिंदी के उपसर्ग होते हैं जिनकी संख्या होती है 13। 13 हिंदी के उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं और उनसे किस प्रकार के शब्द बनते हैं, आज हम वो देखते हैं। सबसे पहला उपसर्ग है अ। आ उपसर्ग जिसका भावार्थ है अभाव यानी कि रहित। हर उपसर्ग का कोई ना कोई एक भावार्थ होता है, ये मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। तो अ उपसर्ग का एक भावार्थ है अभाव। अब उससे शब्द कैसे बना, हमने टल मूल शब्द है हमारा। टल मतलब होता है किसी चीज़ का मूवमेंट होना, टलना, हिलना। और उसमें यदि हमने अ उपसर्ग लगा दिया तो इसका जो शब्द बनकर आया वो हुआ अटल, यानी कि जो अटल है, जो स्थिर है। इस तरीके से टल मूल शब्द में अ उपसर्ग लगाकर हमने अटल शब्द बनाया। उसके बाद हमारा दूसरा उपसर्ग है अन या अन। एक अन ना पे यहाँ पर हलंत है यानी कि पूरा ना है, और एक यहाँ जो ना है उसमें हलंत है यानी कि वो आधा ना है, और इसका भावार्थ हुआ निषेध। अच्छा, आप बच्चों जब मैं इसमें पढ़ाऊंगी तो मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं कि हिंदी के उपसर्ग पढ़ते समय आपको कुछ उपसर्ग ऐसे मिलेंगे जो कि संस्कृत में भी प्रयोग किए जाते हैं। मैंने संस्कृत के उपसर्गों में भी उनकी चर्चा की थी। तो उसका कारण ये है कि हमारी जो हिंदी है उसमें 60% यानी कि 60% शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा जन्मी है, संस्कृत उसकी जननी है। तो इसीलिए संस्कृत के उपसर्ग भी हिंदी भाषा में ज्यों की त्यों आ गए हैं, और उनसे हम संस्कृत की भाषा के शब्द तो बनाते ही हैं, शुद्ध हिंदी के शब्द तो बनाते ही हैं, साथ में हम जो बोलचाल की हिंदी होती है, जो सामान्य हिंदी होती है, जिसको हम तद्भव रूप भी कहते हैं शब्दों का, उसमें भी उस तरह के उपसर्ग जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो हिंदी के भी शब्द बनाते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो जो ये हिंदी के उपसर्ग होते हैं वो संस्कृत के उपसर्गों का भी हम अपभ्रंश कह सकते हैं, जिससे हमारे तद्भव शब्दों का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका अध। अध उपसर्ग का भावार्थ है आधा, और इसको हमने ऐसे बनाया, पका आपका मूल शब्द है और अध आपका उपसर्ग है, और इससे शब्द मिलके बना अधपका यानी कि आधा पका। फिर एक हमारा बीच में छूट गया था, अन और अन। इसका भावार्थ होता है निषेध। यहाँ पर अन आपने संस्कृत के उपसर्ग में भी देखा था। इसको यदि हम शब्द बनाते हैं तो यहाँ पर आपका है पढ़ मूल शब्द है, जिसमें हमने अन उपसर्ग लगाया और बन गया अनपढ़। अब आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि कौन से उपसर्ग होते हैं जिनमें हमें ना पे हलंत लगाना होता है, और कौन से उपसर्ग होते हैं जिनमें हमें ना पे हलंत नहीं लगाना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिसकी वर्तनी में, जिन शब्दों की वर्तनी में आधा ना आता है, उन शब्दों में से उपसर्ग निकालते समय हम उस ना पर हलंत लगाते हैं, यानी कि जिस ना पर कोई स्वर लगा होता है हम उस शब्द से उसका उपसर्ग निकालते समय उस ना पर हम हलंत लगाते हैं, और जिस शब्द में ना पूरा होता है उसमें हम हलंत नहीं लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अनपढ़ शब्द है, यदि आपसे पूछा जाए अनपढ़ शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग निकालिए, तो यहाँ पर आप मूल शब्द तो पढ़ निकाल लेंगे और उसका जो उपसर्ग होगा वो पूरा ना वाला होगा, अनपढ़ होगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे पहले जब मैंने आपको शब्द बताया था अनिच्छा, अनिच्छा शब्द से मैं आपसे पूछा जाए कि इसमें से आप उपसर्ग और मूल शब्द अलग करो, तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसमें जो ना में जो स्वर लगा है ना छोटी का, वो यहाँ का इस शब्द का वर्ण है। तो जब हम इसको अलग करेंगे तो हम इसमें
ना उपसर्ग में ना में हलंत लगाकर इसके मूल शब्द में हम इच्छा लिख देंगे। यानी कि इस शब्द का जो मूल शब्द है वो इच्छा है और इसका जो उपसर्ग है वो अन है और यहाँ पर ना में आपको हलंत लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस ना जो ना लिखा जाएगा वो आधा होगा, यानी कि उसके साथ उसका स्वर नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उन उपसर्ग है, उनका भावार्थ होता है एक कम। अब जितनी भी हमारी हिंदी की गिनतियां होती है ना, जिसमें उन शब्द आता है, 59 हो गया, 29 हो गया, 39 हो गया, ये सब उन उपसर्ग से बनी होती हैं। इनका अगर हम देखें किस तरीके से इनसे शब्दों का निर्माण होता है, तो हमने यहाँ पर मूल शब्द लिया 30 में हमने उन उपसर्ग लगाया तो आपका शब्द बन गया 29, यानी कि 30 में एक कम, जिसको हम 29 बोलते हैं इंग्लिश में, 29 30 बोलते हैं। जो 30 में एक कम तो वो हो गया आपका 29। तो इस तरीके से हम उन जिसका भावार्थ एक कम होता है उससे हम शब्द बनाते हैं। फिर है आपका औ का भावार्थ होता है हीन। आपको अगर याद हो तो हमने संस्कृत में अव पढ़ा था, अव उपसर्ग पढ़ा था। तो ये औ जो उपसर्ग है वो अव उपसर्ग का ही अपभ्रंश है, इसलिए इसका भावार्थ भी ऐसे ही है, हीन। अब यहाँ पर यदि हम इसके शब्द बनाए तो हमने बनाया ये गुण आपका मूल शब्द है, मतलब गुण, और इसमें उपसर्ग लगाया तो इसका जो शब्द बना वो बना अवगुण, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें गुण ना हो, गुण से रहित हो, गुण से हीन हो। फिर आगे देखते हैं कु का भावार्थ है कुत्सित, बुरा, खराब। विचार इसका मूल शब्द है, हमने कु इसमें उपसर्ग लगाया तो इसका शब्द बनकर आया कुविचार, यानी कि ऐसे विचार जो कि कुत्सित है। कुविचार, कुपुत्र, इस तरीके से हम शब्द बनाते हैं। कुसंग, इस तरह से हम कु उपसर्ग से शब्द बनाते हैं। फिर आपका है सा का जो भावार्थ है वो होता है श्रेष्ठ, अच्छा। अब इससे जब हम शब्द बनाते हैं तो सा उपसर्ग को हमने पूत मतलब पुत्र को हम पूत भी बोलते हैं। सा उपसर्ग को हमने पूत मूल शब्द में लगाया तो बन गया सपूत, यानी कि अच्छा पुत्र। फिर है आपका का उपसर्ग का भावार्थ होता है बुरा। इसको भी हमने सपूत का हमने विलोम बना दिया, कपूत बना दिया। हमने पूत मूल शब्द में का उपसर्ग लगाया तो बन गया कपूत, यानी कि बुरा पुत्र। फिर है आपका सु उपसर्ग का जो भावार्थ है वो होता है अच्छा। हमने इसमें शब्द बनाया संगत, हमने बनाया मूल शब्द हमारा संगत, यानी कि साथ, संग। इसमें हमने सु उपसर्ग लगाया तो शब्द बना सुसंगत। इससे हम सुविचार बना सकते हैं, सुकन्या बना सकते हैं, सुपुत्र बना सकते हैं। इस तरह से हम सु उपसर्ग से शब्दों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आइए, ये है आपका नी उपसर्ग। नी का भावार्थ है रहित। अब इससे शब्द बना डर, आपका मूल शब्द है, नी आपका उपसर्ग है और इससे शब्द बना निडर, यानी कि जिसमें डर ना हो, जो डर रहित हो। इस तरह से हम नी उपसर्ग से शब्दों को बनाते हैं। फिर है आपका दू का जो भावार्थ है उसके दो भावार्थ है। हर एक उपसर्ग का, बच्चों मैंने संस्कृत के उपसर्ग पढ़ाते समय भी बताया था कि हर उपसर्ग का एक से अधिक भावार्थ होते हैं और उसके अनुसार वो शब्दों का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर दो उपसर्ग है जिसका भावार्थ दो भी है और बुरा भी है। अब कैसे? दो काल हमने मूल शब्द में दो उपसर्ग लगाया तो बन गया दुकाल। अब यहाँ पर दो काल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये दो जो यहाँ पे लगा है वो बुरे से है, काल मतलब समय, दुकाल मतलब बुरा समय। अगर हम इसको दो के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे पहर हम लगा दे, पहर में हम दो उपसर्ग लगा दे तो वो दोपहर बन जाएगा, यानी कि दो पहर बन जाएगा, दूसरा जो पहर होता है। इस तरीके से हम दो उपसर्ग से शब्द का निर्माण करते हैं। फिर है आपका बिन का भी मतलब होता है बिना या रहित। हमने बिन उपसर्ग को मांगा मूल शब्द में लगाया तो शब्द बना बिन मांगा, बिन चाहा, बिन ब्याहा। इस तरीके से हम शब्दों का निर्माण करते हैं बिन से। फिर है आपका भर का भावार्थ होता है भरा हुआ। अब इसके शब्द कैसे बनते हैं कि पेट इसका मूल शब्द है, भर इसका उपसर्ग है तो शब्द बना भरपेट, यानी कि पेट भरकर, भरपूर, भरमार।
इस तरीके से हम भर उपसर्ग से शब्द बनाते हैं। इसके अलावा ये तो हमारे यहाँ तक अ से लेकर भर तक ये हमारे 13 उपसर्ग हैं, मुख्य उपसर्ग है हिंदी के। लेकिन कुछ उपसर्ग और भी है हिंदी के, जिसमें से 2 उपसर्ग मैं लेकर आई हूँ जो आपको व्याकरण की पुस्तक में मिल जाएंगे। एक उपसर्ग इनके अलावा चौ, चौ का भाव होता है 4, इससे बनता है चौमासा बनता है, चौपाया बनता है, चौपाई बनती है, ठीक है। अब इसमें हमने पाया, पाया मतलब होता है किसी के पैर, जैसे चौपाया 4 पैर वाला, जैसे जानवर होते हैं ना इनको 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं इनको हम चौपाया भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाया मूल शब्द है, चौ इसका उपसर्ग है और शब्द मिलके बना चौपाया, ठीक है। उसके बाद पर का भवा होता है दूसरी पीढ़ी, यानी पर को हम दूसरे के भवार से भी ले सकते हैं। इसका भवार दूसरी पीढ़ी भी हो सकती है और दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। पर मतलब कोई दूसरा, ओके। अब इससे हम कैसे बनाएंगे, यहाँ दादा इसका मूल शब्द है, पर इसका उपसर्ग है, शब्द बना परदादा, परदादा बन सकता है, पर नानी बन सकती है, पर नाना बन सकता है, इस तरीके से परदेश बन सकता है। तो इस तरीके से इस उपसर्ग से शब्दों का निर्माण होता है। तो हमने देखा इस वीडियो में कि जो 13 हिंदी के उपसर्ग थे वो कौन से थे, उनसे किस तरह के शब्दों का निर्माण हुआ। तो मेरी आपसे एक अनुरोध है कि जब कभी भी आप इस वीडियो को देखें तो अपने साथ एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, जिससे कि आप भी नोट करते जाएं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास कोई व्याकरण की पुस्तक ना हो, ना वो खरीदने में रुचि रखते हों, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके पास कम से कम उपसर्ग तो पहुंच जाएं कि कौन से उपसर्ग होते हैं और उनसे हम किस प्रकार के शब्द बनाते हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आप लोगों के पास कोई भी व्याकरण की पुस्तक नहीं है तो कृपया एक अच्छी व्याकरण की पुस्तक आप लोग ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि पढ़ा तो मैं रही हूँ आपको, लेकिन उसमें से जो हमें अभ्यास करना है वो तो हम पुस्तक से ही कर सकते हैं। तो आप जाकर 9th और 10th की जो आपकी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है व्याकरण की, वो आप खरीद लीजिए। आप एक पुस्तक में दोनों 9th और 10th दोनों का कोर्स आपको उसमें मिल जाएगा जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके वो शंकाएं हैं, उसको प्लीज़ आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू।